सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेडिसिन औषधि है क्या। देखिए, औषधि कहने का मतलब है एक पदार्थ, ठीक है ना, एक पदार्थ। मेडिसिन वह पदार्थ, औषधि वह पदार्थ होता है, वह सब्सटेंस होता है जो रोग की रोकथाम, प्रिवेंशन, निदान, उपचार, ट्रीटमेंट और रोगी की पीड़ा, दर्द को राहत कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेडिसिन क्या होता है? तो बेसिकली मेडिसिन एक ऐसी पदार्थ है, एक ऐसी रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो यह एक ऐसी रासायनिक पदार्थ होता है जो रोग की रोकथाम, प्रिवेंशन, निदान, उपचार, रोगी की पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम दवाई क्यों प्रयोग करते हैं? कोई भी दवाई हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो पीड़ा को कम करने के लिए, या उपचार के लिए, या निदान के लिए, या रोग के रोकथाम के लिए, इसी सब के लिए ना बेसिकली हम दवाई का प्रयोग करते हैं। कुछ दवाई होता है जिसको लेने से बीमारी कंप्लीट रूप से ठीक तो नहीं होता है, लेकिन पीड़ा कम करता है, ठीक है। उपचार, कुछ ऐसे दवाई होते हैं जो दवाई बिल्कुल आपके बीमारी को ठीक कर देता है, तो उपचार के लिए। कुछ ऐसे दवाई होते हैं जिससे डायग्नोसिस किया जाता है, ये जिससे टेस्ट से पहले उसका उपयोग किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बीमारी को रोकथाम करेंगे, जैसे डायबिटीज़ का, बीपी का, ठीक है। ये सब दवाइयाँ बहुत समय तक लेना पड़ता है, तो वो आपकी बीमारी को रोकथाम करके रखेगा। तो चाहे उपचार हो, चाहे निदान हो, चाहे रोग की रोकथाम हो, या पीड़ा की कम करना हो, सब में हम लोग मेडिसिन का उपयोग करते हैं और यही औषधि होता है। बात समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो मेडिसिन इज ए सबस्टांस, यानी मेडिसिन एक ऐसी पदार्थ है यूज टू प्रिवेंट, जिसका उपयोग किया जाता है रोकथाम में, जिसका प्रयोग किया जाता है डायग्नोसिस में, मतलब निदान में, जिसका प्रयोग किया जाता है ट्रीट, उपचार में, या रिलीव डिजीज यानी रोग की कम करने में, पीड़ा को कम करने में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आता है मेडिसिन के उद्देश्य, ठीक है ना। मेडिसिन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, बात समझ गए। तो देखिए, मेडिसिन के उद्देश्य जो है बहुत सारे होते हैं। अब जब हम मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तो इसके जो हम डिफिनीशन देखे हैं ना, उसी डिफिनीशन में सब चीज़ छिपा हुआ है। दवाई का क्या उद्देश्य होता है, हम दवाई क्यों लेते हैं? तो दवाई से इन्फेक्शन को कम होता है, बीमारी को रोकथाम होता है, बीमारी के उपचार के लिए होता है, पीड़ा को कम करने के लिए, दर्द या पीड़ा को कम करने के लिए, ठीक है ना, संक्रमण के रोकथाम करने के लिए, बात समझ गए ना। तो इसको बहुत सारे जो है स्वास्थ्य में संवर्धन, वृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये सब के लिए दवाई लेते हैं, बात समझ गए ना। तो इस जो है आपको तमाम उद्देश्य हो सकते हैं दवाई के। तो पहला उद्देश्य यहाँ पे देखिए, बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य का मतलब होता है पर्पज, यानी किस लिए आप ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब दवाई ये किस लिए ले रहे हैं। तो डिजीज की प्रिवेंशन, रोकथाम, रोगों की रोकथाम के लिए। तो रोगों की रोकथाम का मतलब है बीमारी होने से पहले या बीमारी को रोकने के लिए दवाइयाँ लिया जाता है, ठीक है। उदाहरण वैक्सीन, वैक्सीन भी क्या है? वैक्सीन भी एक मेडिसिन का ही रूप है, जो बीमारी होने से पहले ही दे दिया जाता है ताकि ये बीमारी को रोकथाम आगे चलकर कर सके, ठीक है। तो पहला बीमारी के रोकथाम करने के। दूसरा है यहाँ पे डिजीज का ट्रीटमेंट, कोई रोग है उसके उपचार के लिए। तो उपचार में बहुत सारे उपचार होता है, अलग अलग दवाइयाँ का बीमारी का उपचार के लिए, ठीक है। तो बीमारी को ठीक करना, जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं तो इन्फेक्शन को कम करता है, अगर इन्फेक्शन के कारण वो बीमारी है तो इन्फेक्शन ठीक होगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो ये चीज़ें दवाइयाँ उपचार करता है, ठीक है ना। दवाइयाँ का उद्देश्य ये है कि यह आपके बीमारी के सिम्टम्स को कम करेगा, लक्षण को कम करेगा, जैसे दर्द है, बुखार है, उल्टी है, तो इन सब को कम करेगा, ठीक है। जैसे एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, एंटी इमेटिक वोमिटिंग के लिए। तो इन सब में जो है लक्षण को कम करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसको लक्षण के कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ओके। आगे देखेंगे आप लोग। तो डायग्नोसिस में सहायता, ये जो दवाइयाँ हैं निदान डायग्नोसिस में सहायता करता है, जैसे बीमारी के पहचान करने के लिए, जैसे कंट्रास्ट मीडिया, कंट्रास्ट दिया जाता है, ऐसे दवाइयाँ हैं। सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कंट्रास्ट का उपयोग किया जाता है, जो बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है कि एकदम क्लीन इमेज जो है बनाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो डायग्नोसिस के उपचार के लिए भी जो है मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। लाइफ को बचाना, कुछ ऐसे इमरजेंसी कंडीशन होते हैं जहाँ पे जो है आपको यह दवाइयाँ काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जैसे अगर हार्ट अटैक मरीज को आया और तुरंत अगर उससे अगर आप जो है एस्पिरिन की गोली देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन का देते हैं, तो उससे हार्ट अटैक और चेस्ट की दर्द तेज है तो उसको कम करता है, बात समझ गए। और उस कंडीशन में लाइफ बचता है। जैसे अचानक से आपका जो है, अचानक से जो है आपका कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट जो है काम करना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में एड्रेनालाइन काफ़ी उपयोगी दवा है, ठीक है ना। इंसुलिन, काफ़ी ज़्यादा आपका चीनी बढ़ गया है, खतरा से बाहर है, तो इंसुलिन भी दिया जाता है, बात समझ गए ना। तो ये सब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में लाइफ को बचाने के लिए भी दवाइयाँ का उपयोग होता है, बात समझ। चलिए आगे है लाइफ बचाना, समझ गए। आगे है बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करना, यानी शरीर के जो काम है उस काम पर नियंत्रण करना, जैसे बीपी, शुगर आदि को कंट्रोल करना। ये भी दवाइयाँ जो है बीपी, शुगर, यह बॉडी के जो कंट्रोल है काम
करने का उस पर कंट्रोल नियंत्रण रखता है। ये दवाइयाँ पूर्ण रूप से ठीक नहीं करता है, जैसे बीपी का, शुगर का जो दवाइयाँ लेता है वो कंप्लीट रूप से ठीक नहीं करता, लेकिन हाँ वो कंट्रोल करके रखता है। बात समझ गए। उदाहरण, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कौन कौन आता है? टेलमिसार्टेन आता है, टेल्मा आता है, टेल्वा जिसे बोलते हैं, एम्लोडिपिन, ठीक है ना, एम्लोकाइंड आता है, एम्लोसेफ आता है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। बात समझ गए। उसी प्रकार से जो है आप देखेंगे तो बीपी में, शुगर में आता है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ग्लिमिप्राइड आता है, ठीक है ना। तो ये सारी दवाइयाँ जो है आपको अलग अलग कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शन को, ठीक है। अब आता है महत्वपूर्ण चीज़ें। अब मैं उद्देश्य बता दिया, ठीक है ना, कि किन किन उद्देश्य से दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अब आता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिसिन देने के कौन कौन से रूट है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सिंगल ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा 5 नंबर में कि दवाई देने के विभिन्न मार्गों को बताएं, ठीक है। तो देखिए, रूट का अर्थ होता है मार्ग, दवाई देने के रास्ता या तरीका। बात समझ गए। तो पहला तरीका है ओरल। ओरल जो होता है मुँह से, जैसे कोई सिरप देते हैं, टैबलेट देते हैं, तो मुँह से के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ये सब ओरल मुंह से दिया जाता है। बात समझ गए। अब जो मुंह से दवाइयाँ हम देते हैं ना, तो इसका कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। बात समझ गए। तो पहला रूट का जो ओरल है मौखिक रूप से, उसमें एडवांटेज ये है कि मुंह से लिया गया दवाइयाँ ज़्यादातर सुरक्षित होता है और आसान होता है, आराम से मुँह के माध्यम से ले लीजिए, कोई जो है दिक्कत नहीं होता है। यह इकोनॉमिकल भी होता है, मतलब ये कम लागत वाला भी होता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि यह वोमिटिंग होने पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि वोमिटिंग हो रहा है तो वह फेंक देगा लीजिएगा तो, ठीक है। और इसका स्लो एक्शन है। अगर मान गया किसी मरीज को इमरजेंसी दवाइयाँ देना हो तत्काल असर करने के लिए, तो ओरल माध्यम से काम नहीं करेगा, क्योंकि ओरल मौखिक रूप से लिए गए दवाइयाँ यह धीरे धीरे बॉडी के अंदर काम करता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो रूट है वह है सबलिंगुअल रूट। कौन सा? सबलिंगुअल रूट। बात समझ गए। सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का मतलब होता है कि जीभ के नीचे जो दवाइयाँ लेना है, जीभ के नीचे रखे और धीरे धीरे वह जो है एब्जॉर्ब हो जाता है मुंह के माध्यम से, लार के माध्यम से वो चला जाता है अंदर, ठीक है। तो जीभ के नीचे जो दवाइयाँ ली जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। यह दवाइयाँ एनटीजी से बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया कि हार्ट अटैक में मरीज को आता है, तीव्र चेस्ट पेन होता है, तो यह एनटीजी दिया जाता है, जीभ के नीचे व्यक्ति रख लेता है और इसी को सबलिंगुअल बोला जाता है। तो यह भी एक माध्यम ही होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि यह फास्ट एक्शन करता है, समझ गए। अब किसी को छाती में अगर दर्द हो रहा है तो उसे जल्दी से ट्रीटमेंट चाहिए, तो नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रखने से यह जल्दी एक्शन लेता है। बात समझ गए। चलिए आगे है बुक्कल, ठीक है ना। बुक्कल रूट। बुक्कल रूट मतलब होता है गाल और दांत के बीच। बुक्कल मतलब होता है गलफारा जो है ना, दांत और गाल दोनों के बीच में बगल में रख लेते हैं और धीरे धीरे वह जो है उसको हम लोग चुस चुस कर जो है उसको चॉकलेट की तरह ले लेते हैं। तो यह बक्कल रूट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बक्कल रूट, सबलिंगुअल रूट, ओरल रूट, तीनों मुंह का रूट है, ठीक है। चलिए अब आता है डी ऑप्शन है यहाँ पे पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि पेरेंट्रल रूट में कौन कौन से मेडिसिन आता है, कौन कौन से रूट आता है बताएं। तो पेरेंट्रल रूट अपने आप में कई प्रकार के जो है मार्ग को बनाता है। बात समझ गए। पेरेंट्रल रूट को हम लोग इंजेक्शन माध्यम भी बोलते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। पेरेंट्रल रूट को इंजेक्शन रूट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार से इंजेक्शन जो दिया जाता है उसके माध्यम से हम दवाइयाँ देंगे, ओके। तो पहला होता है इंजेक्शन, यानी पेरेंट्रल रूट में पहला होता है आईडी, इंट्राडर्मल। इंट्रा ये सब इंजेक्शन का प्रकार भी है, समझ लीजिए। पेरेंट्रल रूट मतलब इंजेक्शन का प्रकार, ठीक है, कि कितने कितने प्रकार से इंजेक्शन हम दे सकते हैं। तो पहला होता है इंट्राडर्मल, आईडी जिससे बोलते हैं। यह शॉर्ट में होता है आईडी, त्वचा के नीचे। इंट्रा मतलब अंदर और डर्मल मतलब त्वचा, त्वचा के अंदर, ठीक है। यह स्किन की अपर लेयर में, स्किन के जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उस ऊपरी लेयर में जो है इंजेक्शन दिया जाता है। एग्जाम्पल बीसीजी टेस्ट या बीसीजी अगर आपको देना हो बीसीजी का वैक्सीन, तो हम जो है इंट्राडर्मल में ही क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें, अगर आपको कोई एंटीबायोटिक टेस्ट करना होता है तो इसी आईडी में ही हम जो है इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन, ठीक है। तो इंट्राडर्मल हो गया पहला इंजेक्शन का प्रकार। दूसरा इंजेक्शन का प्रकार होता है एससी, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इसका इंट्राडर्मल का जो होता है मैं बता दूं तो यह 10 से 15 डिग्री एंगल पर दिया जाता है, सबक्यूटेनियस। आगे है आईएम। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, यानी मांस के अंदर।
तो यह मांस में देने जाने वाला इंजेक्शन है, बात समझ गए। एग्जाम्पल जैसे टिटनस टॉक्साइड, टीटी का जो टीका लगता है हम आईएम ही देते हैं, बहुत सारे टीका आईएम ही लगता है, तो इन बातें को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो दवाई हमें मांस में देना हो, अगर इंजेक्शन मांस में लगाना हो तो उसे हम लोग आईएम माध्यम से देते हैं। आईएम डेल्टोइड मसल पर भी लगता है, बाह में भी, और कूल्हा पर भी लगता है, ठीक है। वेनस है, समझ गए, इंट्रावेनस आईवी, ठीक है, आईवी। अब यहाँ पे जो आईवी है इंट्रावेनस है, ध्यान में रखिएगा। इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए यहाँ, देखिए याद रखिएगा। और आगे मैं जब बढ़ूँ यहाँ, तो ये जो आईवी वाला होता है, यह आईवी वाला जो है 15 से 25 डिग्री के एंगल पर जो है आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, आईवी वाला, समझ गए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे अब ये जो आईवी है यह इंट्रावेन में दिया जाता है, कितना, इंट्रावेन। इंट्रावेन मतलब वेन के अंदर। ज़्यादातर जो दवाइयाँ देखते हैं वह जैसे कैनुला वगैरह लगाना हो या नस में जो भी दवाइयाँ दिया जाता है वो सब आईवी होता है, ठीक है, वो सब के सब आईवी होता है। तो आईवी वेन में डायरेक्ट हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से दवाइयाँ देते हैं, सिरा के माध्यम से, तो होता है आईवी। एग्जाम्पल कोई फ्लूइड देना हो, ठीक है, जो पानी वगैरह चलता है सब आईवी चलता है। इमरजेंसी ड्रग वगैरह देना हो सब आईवी चलता है, बात समझ गए। चलिए अब आईवी का एडवांटेज ये है कि यह जल्दी फास्ट एक्शन करता है और जल्दी रिलीफ देता है, पेशेंट को जल्दी असर करता है, ओके। उसके बाद है टॉपिकल रूट। टॉपिकल मतलब होता है बूंद बूंद वाला। टॉपिकल मतलब समझ रहे हैं ना, कि हम स्किन के माध्यम से लगाकर उसे घिस दे, ये कर दे, ठीक है, इनक्शन। तो स्किन पर लगाना, जैसे वाइटमेंट क्रीम वगैरह जो लगाते हैं, मलहम वगैरह, वह सब टॉपिकल होता है, ठीक है, टॉपिकल फॉर्म में होता है। और इनहेलर वाला जो होता है, इनहेल वाला, यह जो है आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनहेल वाला। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिकल हो गया, इनहेल हो गया, ये अलग है। पेरेंटल रूट के अंदर ये नहीं है। पेरेंटल रूट बता दिए, पेरेंटल रूट में जितने भी इंजेक्शन होता है, इंट्राओसियस होता है जो हड्डी में लगता है, इंट्राओसियस होता है, आईएम होता है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल आईवी होता है, ठीक है ना, इंट्राथेटिकल होता है। तो वो सब जो है आईवी वाला जो भी इंजेक्शन वाला फॉर्म में होगा वह सब पेरेंटल रूट होगा, बात समझ गए। अब यहाँ पे हम पेरेंटल रूट से बाहर निकल चुके हैं, इसीलिए हम ई में आ गए हैं, टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट मतलब मलहम वगैरह जिसको घस कर लगाते हैं, तो वो हो गया टॉपिकल रूट, ओके। उसके बाद है आपका इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट का मतलब होता है इनहेल करना, यानी श्वसन के मार्ग से। तो सांस के द्वारा जो भी दवाइयाँ, जो भी चीज़ें ली जाती हैं वो सब इनहेलेशन होता है। जैसे अस्थमा इनहेलर, नेबुलाइजेशन, ये सब जो होता है यह सब इनहेलर रूट होता है, श्वसन मार्ग के जरिए दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। जैसे इनहेल के माध्यम से बेहोशी करना हो तो वहाँ भी जो है हम लोग ईथर सुंघा देते हैं, मरीज बेहोश हो जाता है, ठीक है, एनेस्थेसिया का एक प्रकार में दिया जाता है, ओके। आगे है रेक्टल रूट। रेक्टल मतलब मलाशय के माध्यम से, तो रेक्टम में, ठीक है ना, सपोसिटरी दिया जाता है, समझ गए, एनीमा दिया जाता है, तो ये सब रेक्टल माध्यम से भी चलता है दवाइयाँ, याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे वैजिनल रूट होता है। तो वैजिनल रूट जो होता है वहाँ से सपोसिटरी भी दे सकते हैं। वैजिनल रूट से जो है बहुत सारे दवाइयाँ आता है एब्जॉर्प्शन वाला, जिसको वैजिना में रखा जाता है, तो वैजिनल पेसरी वैजिनल रूट हो गया, ओके। वहाँ भी छिद्र होता है, बात समझ गए ना। तो ये सब बेसिकली जो है आपके छिद्र वाला दवाइयाँ हैं, चाहे वो रेक्टल हो चाहे वैजिनल हो, जहाँ जहाँ छिद्र होता है ये वहाँ पे जो है डलता है, ओके। उसके बाद आ गया नजल रूट, जिसे नजल ड्रॉप, स्प्रे, ये सब आता है। ईयर आई ड्रॉप, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, ये सब जो है आपका इनक्शन वाला में आता है, ठीक है ना, इनक्शन, इनक्शन, ठीक है, इनक्शन, याद रखिए। अब यहाँ पे अब वो सारा रूट समाप्त हो गया, ठीक है, जितना भी रूट था मैं बता दिया। मेनली 4-5 ही रूट है। एक ओरल रूट है, ठीक है, एक आपका पेरेंट्रल रूट है, एक इनक्शन होता है और एक जो है इंसर्शन होता है, समझ गए। एक इंस्टिलेशन होता है, एक इनक्शन और एक इंस्टिलेशन। इनक्शन में होता है जो त्वचा पे हम लोग घस के लगाते हैं। इंस्टिलेशन होता है जिसमें बूंद बूंद, जितने भी छिद्र आँख कान नाक हो गया, जिसमें बूंद बूंद करके डालते हैं, बात समझ गए। पेरेंटल में सारा इंजेक्शन आ जाएगा और ओरल में सबलिंगुअल आ जाएगा, बक्कल आ जाएगा, बात समझ गए, और आपका ओरल एक होगा ही। तो ये सब जो है मार्ग होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप सुरक्षित तरीके से पेशेंट को मेडिसिन देना चाहते हैं तो वह कौन कौन से 10 रूल है, ठीक है। पहले तो 5 ही रूल था, लेकिन पिछला बार एग्जाम में 10 रूल्स पूछ लिया, तो 10 रूल्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 5 रूल इसी 10 रूल्स के अंदर आ जाएगा। तो अगर 5 रूल पूछे तो 5 रूल बता दीजिए, 10 रूल्स पूछे तो 10 रूल्स बता दीजिए, ठीक है। यह रूल्स बताता है कि दवाई सुरक्षित तरीके से हम कैसे दे सकते हैं मरीज के अंदर, ठीक है। जैसे देखिए, यह नियम पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पहला है राइट पेशेंट। आपको पहले दिमाग में बैठाना पड़ेगा
हम दवाई देते हैं तो पहले अगर 5 रूल पूछे तो 5 नियम को ध्यान रखिए। 5 नियम में होता है राइट पेशेंट। सबसे पहले हम मरीज को देखेंगे कि हाँ, मरीज जो दवाइयाँ हम देने जा रहे हैं वास्तव में ये मरीज सही है, हम उसी मरीज को दे रहे हैं जिसे हम देना जा रहे हैं। तो पहला कन्फर्म मरीज को करते हैं, राइट पेशेंट। राइट पेशेंट हम कैसे चेक करेंगे? तो सही मरीज की दवा देने के लिए आपको उसका नाम, बेड नंबर चेक करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा फाइल से और मरीज से पूछकर या उसके अटेंडर से पूछकर या उसके बेडशीट पे बेड नंबर देखकर। तो राइट पेशेंट पता करिए, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल होता है राइट ड्रग। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये पेशेंट सही है तो आप पता अब देते हैं राइट ड्रग। किस समय कौन सी दवाइयाँ और कौन दवाइयाँ है इस मरीज का, हम दवाई हो सकता है अगल बगल मरीज का दवाई मिक्स हो जाए, ठीक है। तो पहले हम राइट ड्रग को हम लोग चेक कर लेंगे कि ये दवाई इसी मरीज का है, तो पहले राइट ड्रग होना जरूरी है, सही दवा, ठीक है। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वेरीफाई करेंगे, डॉक्टर का जो फाइल लिखा होगा वो हम चेक करेंगे कि हाँ ये सब दवाइयाँ चल रहा है इस मरीज को, तब जाके हम राइट ड्रग उस मरीज का चेक हो जाएगा उसको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब दवाइयाँ कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये दवाइयाँ मरीज को देना है, तो अब हम लोग पता करते हैं राइट डोज, यानी सही मात्रा कितनी देना है। 10 ml देना है, 5 ml देना है, 1 टैबलेट देना है, 500 mg में देना है, 200 mg में देना है, कितना देना है, यह मात्रा सही मात्रा में दवाई देंगे। ज़्यादा कम मात्रा देंगे तो पेशेंट में असर नहीं करेगा, ज़्यादा मात्रा दे देंगे तो पेशेंट के लिए हैवी हो जाएगा। इसलिए एक सही मात्रा जो डॉक्टर लिखे हैं वो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सही मात्रा के लिए आप ओवर डोज और अंडर डोज ना हो, इसके लिए राइट डोज के लिए क्या करेंगे, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तय करेंगे कि सही डोज कितना है, ओके। अब जब आप सही डोज पता कर लेते हैं तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको मुंह से देना है या आईवी देना है या त्वचा पर मलहम है तो त्वचा पे लगाना होगा। तो आपको रूट पता होना चाहिए कि किस रूट से देना है। सही रास्ते से दवा देने के लिए ओरल है, आईएम है, आईवी है, क्या है, सही रूट फाइंड होना जरूरी है सुरक्षित तरीके से दवा देने में। अब जो दवा आईवी में नहीं चलने वाला हो और उसको आप आईवी में दे देंगे, मरीज के लिए खतरा होगा। जो आईएम में नहीं चलने वाला हो उसको आप आईएम में दे देंगे तो मरीज के लिए खतरा है। तो सुरक्षित तरीके से लिए आप सही रूट की ज़रूरी होती है। और पांचवा जो है सही समय। आप दवाइयाँ ये जो दे रहे हैं ये किस समय दे रहे हैं, जो जो समय बनाया गया टीडी है, सबीडी है, ओडी है, किस समय देना है, ये सही समय होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सही समय पर दवाइयाँ दे, फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखें कि कितनी कितनी देर पर जो है दवाइयाँ देना है। तो कुल मिला के इन चीज़ों को ध्यान में हम लोग रखते हैं, बात समझ गए। तो राइट समय, ये फर्स्ट जो 5 मैंने आपका बताया यह रूल्स 5 के लिए है। अगर 5 पूछे तो फर्स्ट 5 रूल यही होता है, ध्यान में रखिए। क्या क्या होता है? सही मरीज, ठीक है, सही मरीज, बात समझ गए। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, ठीक है। राइट ड्रग के बाद राइट ड्रग हो गया तो राइट रूट, राइट रूट के बाद राइट जो है राइट डोज, फिर राइट डोज के बाद राइट रूट एंड फिर जो है राइट टाइम। ये 5 पहले मरीज को ध्यान रखेंगे, पहले मरीज सही मरीज पकड़ेंगे, फिर सही मरीज पकड़ने के बाद सही दवाई का खोज करेंगे। सही दवाई खोज कर लिए तो अब सही मात्रा का खोज करेंगे, सही मात्रा खोज कर लिए तो सही रूट का खोज करेंगे, सही रूट मार्ग पता चल गया तो सही समय पर देंगे। तो ये 5 जो है सीरियली चलता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब ये अगर रूल्स 5 सीधा पूछे तो ये बता देना है, अगर रूल्स 10 पूछ ले तो इसके बाद हम 5 बताते हैं तो सबको लिख देंगे तो रूल्स 10 हो जाएगा, ओके। तो रूट्स 10 में राइट डॉक्यूमेंटेशन। जब आप 5 तक दवाई वाई दे लेते हैं, पूरा हो जाता है काम, समय देख लेते हैं, दवाई दे देते हैं, तो अब आता है डॉक्यूमेंटेशन। आपने कौन कौन सी दवाइयाँ दी वह डॉक्यूमेंट मेंटेन करना जरूरी होता है, किस समय दिए, किस क्या किए, कौन सा दवाई दिए, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। तो मेडिसिन देने के बाद रिकॉर्ड करें और यही राइट डॉक्यूमेंटेशन पहला 6ठा पॉइंट होता है। 7वां होता है राइट रीजन। दवा क्यों दी जा रही है समझे, राइट रीजन, किस रीजन से ये दवाइयाँ चल रही है। मान गए पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उच्च रक्तचाप के हैं, तो हम समझ रहे हैं कि यह उच्च रक्तचाप के लिए दी जा रही है, ठीक है। पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में है, उसका हार्ट सही से नहीं काम कर रहा है तो हम उससे एट्रोपिन वगैरह देते हैं, बात समझ गए ना। तो कुल मिला के दवा क्यों दी जा रही है, राइट रीजन पता होना चाहिए। आप 8वां पॉइंट है आपके सामने राइट रिस्पॉन्स। राइट रिस्पॉन्स कहने का मतलब होता है कि सही मेडिसिन के बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स देखें। ये सब रूल्स है कि आप पेशेंट को दवाई दे दिए हो गया, आपका जिम्मेदारी खत्म है, नहीं। फाइल मेंटेन करना, फाइल मेंटेन करने के बाद जो था क्या था, आप उसका सही रीजन पता करें कि जो दवाइयाँ दे रहे हैं किस रीजन से दे रहे हैं। उसके बाद आपको रिस्पांस देखना है, राइट रिस्पांस, मरीज का क्या आ रहा है, दवाई देने के बाद रिएक्शन भी कर सकता है तो आपको रिस्पांस देखना है। रिस्पांस के बाद राइट एजुकेशन, पेशेंट को दवा के बारे में जानकारी दे कि हाँ आपको जो है ये सारा चीज़ जो है, ठीक है ना। उसके बाद जब आगे चलते हैं 10वां पॉइंट पर,
तो 10वां पॉइंट कहता है राइट टू रिफ्यूज, पेशेंट को मना करने का अधिकार है। अगर वो चाहे तो दवाइयाँ नहीं ले तो उसे मना करने का अधिकार भी है, आप ज़बरदस्ती उसको दवाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 10 जो है आपको 5 तक तो मैंने बता ही दिया। 5 के बाद छठा है दवाई देने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करें, तो राइट डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट है राइट रीजन होना चाहिए दवा देने के कारण, किस कारण से आप दवा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिस्पांस देखें, राइट रिस्पांस मरीज का क्या है वो देखें। राइट एजुकेशन, दवा देने के बाद जो है या दवा देने से पहले मरीज को जो है दवा के बारे में जानकारी दें। ठीक है, और उसके बाद जो है 10वां पॉइंट होता है राइट टू रिफ्यूज, मरीज को अगर नहीं मन होगा तो दवा के लिए रिफ्यूज भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, ये उसका अधिकार है, आप ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हैं। तो ये 10 रूल हैं। 5 के बाद जो 5 रूल है यह आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, बात समझ गए। बाकी अगर 10 रूल पूछे तो टोटल लिखेंगे, अगर सिर्फ 5 रूल पूछे तो ऊपर के 5 लिख देंगे। ठीक है, इस सप्ताह में शुरू करते हैं। नाम से यह स्पष्ट होगा किडनी फेलुअर, गुर्दा फेलुअर। ठीक है, यानी किडनी का फेल हो जाना। अब आप खुद इमेजिन करें कि किडनी फेल हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझना चाहिए। किडनी फेलुअर ब्रिक विफलता होता है, किडनी को ब्रिक भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं और किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए किडनी फेलुअर वह स्थिति है जिसमें किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, क्रिएटिनिन, अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है। इससे शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं जिसे यूरेनिमिया हो जाता है। ठीक है, यूरेमिया बोलते हैं। अब देखिए एक किडनी फेलुअर क्या होता है, तो किडनी फेलुअर, किडनी विफलता मतलब किडनी अपने कार्यों को सही ढंग से निष्पादन नहीं कर पाता है। अब किडनी का काम क्या है भाई, तो किडनी का काम है कि हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट पदार्थ है, ठीक है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, ये वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, जिसको शरीर से बाहर निकालता है ब्लड को छान कर। ठीक है, साथ में हमारे बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ना हो, अतिरिक्त जो है तरल पदार्थ ना हो, इससे में भी जो है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। अतिरिक्त अगर पानी इससे लगता है तो यह यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगर इससे लगता है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा असमान है तो उसको, जैसे आपका कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट को भी संतुलन में रखता है और जो ज़्यादा लगता है उसको बाहर कर देता है। तो कुल मिला के किडनी जैसे ही फेल होगा, तो किडनी फेल की स्थिति में जब किडनी फेल होता है तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, साथ में अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट जो है शरीर से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। और उससे होता यह है कि बॉडी में हमारा जो भी विषैले पदार्थ है वह जमा होने लगता है। भाई नहीं निकलेगा तो बॉडी में ही जमा होगा ना, तो जमा होने लगता है और इस विषैले पदार्थ को जमा होने को यूरेमिया बोलते हैं। बात समझ गए। तो किडनी फेल होने का सीधा सीधा मतलब है कि किडनी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ बॉडी में बढ़ने लगता है, साथ में पानी का रिटेंशन बढ़ने लगता है बॉडी में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट असमान हो जाता है, यूरिया, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। यही इसलिए बढ़ती है क्योंकि यह बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि किडनी ही तो अलग करता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से, ब्लड से। समझ गए। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि कैसे किडनी जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है। ठीक है, देखिए तो किडनी बाहर करता है, रक्त को शोधन, फिल्ट्रेशन करता है। किडनी का मुख्य कार्य है, किडनी को मुख्य कार्य है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को शुद्ध करना। जल एवं इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन, बैलेंस करता है बॉडी में। अब जैसे बहुत पानी पीते हैं तो ऐसा पानी, ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी में सारा के सारा पानी जो है हमारा ऑब्जर्व ही होता है, नहीं। जब बॉडी में एक्स्ट्रा पानी होता है तो उसको किडनी बाहर निकाल देता है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे मैंने अभी बताया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एक्स्ट्रा होता है तो इसको भी बाहर निकाल देता है और समान बना के रखता है, संतुलन बना के रखता है। ठीक है, एसिड बेस यानी बॉडी में अम्ल और क्षार के भी संतुलन को बना के रखता है। ठीक है, रक्तचाप को भी कंट्रोल करता है। एरिथ्रोपोएटिन बनाकर आरबीसी निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो एरिथ्रोपोएटिन बनाकर यह आरबीसी में क्या करता है, सहायता करता है आरबीसी के निर्माण में। तो किडनी का बहुत काम है। ठीक है, अब जैसे ही किडनी फेल होगा, किडनी विफल मतलब अपने काम करने में असमर्थ हो जाएगा, तो ये सारा इसका काम प्रभावित हो जाएगा। न फिल्टर कर पाएगा, न इसका संतुलन कर पाएगा, न एसिड बेस संतुलन कर पाएगा, अम्ल क्षार का संतुलन कर पाएगा, न रक्तचाप को नियंत्रण कर पाएगा और न ही आरबीसी के निर्माण में सहायता कर पाएगा। बात समझ गए, जिससे बॉडी में आरबीसी की भी कमी होने लगेगी। तो ये सारे काम प्रभावित हो जाएंगे। अब आगे बात आती है टाइप ऑफ किडनी फेलुअर। देखिए किडनी फेलुअर दो प्रकार से होता है। एक होता है AKF, ठीक है ना, एक्यूट किडनी फेलुअर, समझ गए। एक्यूट रीनल फेलुअर, ARF या AKF जो भी बोलिए। एक्यूट मतलब होता है अचानक से। ठीक है, मान गए अचानक से भी आपका किडनी या किसी का किडनी ठीक है और अचानक से भी किडनी प्रभावित हो सकता है। तो अचानक होने वाली और कम समय, घंटे दिनों में विकसित होने वाली यह किडनी विफलता होता है। बात समझ गए।
तो ये जो किडनी विफलता होता है यह किसी अन्य रोग के कारण भी होता है, जैसे मान गया कैंसर है, बहुत कीमो चला तो कीमो चलने में भी जो है किडनी फेल कर जाता है, ठीक है। तो वह एक्यूट वाला होगा कि अचानक से दवाई चला और कुछ दिनों में कुछ घंटे में जो है किडनी काम करना बंद कर दिया या स्लो कर दिया, तो उस टाइप के किडनी एक्यूट किडनी फेलुअर होता है, अचानक तीव्र गति से फेल होने वाला, ठीक है। तो ये जो है पहला प्रकार हो गया। अब यहाँ पे सभी किडनी फेल होने का कारण होता है, जैसे अचानक एक्यूट किडनी अगर फेल हो रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, भाई किडनी फेल हो रहा है भाई तो समस्या है, और हर समस्या के पीछे एक कारण होता है। तो यहाँ भी किडनी फेल अचानक एक्यूट वाला में क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए कारण में होता है प्री रीनल, रक्त प्रवाह में कमी, ठीक है ना, प्री रीनल यानी रक्त प्रवाह में कमी, डिहाइड्रेशन, शौक, अधिक रक्तस्राव। मान गए आपको किडनी को चालू रहने के लिए लिक्विड चाहिए, तरल चाहिए, वह तरल के साथ वेस्ट पदार्थ को अलग करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके बॉडी में रक्त प्रवाह में कमी होगी, अब ये रक्त प्रवाह की कमी हो सकता है बॉडी में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होने से, शॉक आघात लगने से भी जो है ब्लड प्रवाह कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने से भी ब्लीडिंग का प्रवाह कम हो जाएगा। तो इन सब कारणों से अचानक किडनी फेल होता है, ठीक है। बहुत ठीक ढंग से आप पानी नहीं पीते हैं, पानी की कमी होगा, किडनी पर असर करेगा। शॉक आघात लगता है व्यक्ति को तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कम जाता है। अधिक ब्लीडिंग होने पर, हेमरेज होने पर भी जो है क्या होता है, किडनी को ब्लड नहीं मिल पाता है, फिर किडनी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो ये सब जो है रक्त प्रवाह में कमी के रीजन से होता है। दूसरा है रीनल, जिसे हम लोग इंट्रेंसिक बोलते हैं। रीनल मतलब किडनी के कारण। अब किडनी में होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलल जो होता है फिल्ट्रेशन होता है, या जो ग्लोमेरुलल जो फिल्ट्रेशन होता है यह एक छन्नी होता है किडनी में। लेकिन अगर किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, यानी जो छन्नी है उसी में समस्या हो जाएगा, उसी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो वो जो है आपको किडनी को स्लो काम कर सकता है। अब इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के कारण, चोट के कारण होता है, तो उस कारण से जो किडनी का छन्नी है वह प्रभावित होगा, तो किडनी एक्यूट अचानक फेल कर सकता है। नेफ्रोटॉक्सिक दवाएं, कुछ ऐसे दवा जो किडनी को डैमेज करने वाला हो, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द के दवाई अगर रेगुलर लेते हैं तो भी किडनी को प्रभावित करता है, या कुछ ऐसे दवा है जो किडनी को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक करता हो, नुकसान पहुंचाता हो, तो वैसे दवाएं भी किडनी को आपको प्रभावित करता है और किडनी फेल हो सकता है। तो ये दो रीजन किडनी पर डायरेक्ट हमला करता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटॉक्सिक दवाएं, ओके। तीसरा है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल का मतलब होता है कि जो अब यहाँ पे मूत्र मार्ग में अवरोध होना, प्रोस्टेट का बढ़ना, ठीक है। देखिए मूत्र मार्ग में अवरोध का मतलब है कि किडनी मूत्र बना दिया लेकिन मूत्र आगे नहीं जा रहा है, मूत्र नली में, ठीक है ना, या मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में, यूरेटर में कहीं जो है आपको रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो रुकावट होगा तो यूरिन तो भाई किडनी बना रहा है लेकिन वह सारा यूरिन जमा इधरे हो रहा है, नली में ही हो रहा है, तो धीरे धीरे किडनी तक वो यूरिन आ जाएगा, और धीरे धीरे चूंकि उस यूरिन में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है और किडनी उसी यूरिन में रहेगा, तो धीरे धीरे यूरिन खराब हो, किडनी खराब हो सकता है। प्रोस्टेट को बढ़ना, प्रोस्टेट बढ़ने का मतलब होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके बढ़ने से भी आपके यूरिन अवरोध होता है, यूरिन पर दबाव पड़ता है मूत्राशय पर, और वह यूरिन को कम होने देता है, जिससे किडनी पर दबाव बढ़ेगा। तो किडनी के दबाव दोनों से बढ़ता है, मूत्र मार्ग में रुकावट होने से, प्रोस्टेट के बढ़ने से, और दोनों कंडीशन में जब बढ़ेगा दबाव तो किडनी पर जोर लगेगा और किडनी फेल कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन अगर आपको नहीं याद रहे तो सीधा याद रखिए, ये सब याद रख लीजिए। डिहाइड्रेशन, शॉक लगना, ब्लीडिंग, हाई ब्लीडिंग होना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का इन्फ्लामेशन होता है, नेफ्रोटिक्स टॉक्सिक दवाई, मूत्र मार्ग में अवरोध होना, प्रोस्टेट का बढ़ना, और ये सब अचानक जो है उत्पन्न कर सकता है किडनी फेलुअर को, ठीक है। ये कोई बहुत दिनों से नहीं होता, मान गए 4 दिन 5 दिन या 10 दिन से आपका यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, धीरे धीरे यूरिन आ रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे तो किडनी पर दबाव डालेगा, वो यूरिन जो पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है तो अंदर ही है, तो अंदर वाला किडनी पर दबाव डालेगा और वो क्या होगा, किडनी फेल होने में बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा। प्रोस्टेट भी दबाव डालता है, नेफ्रोटॉक्सिक, मान के 10 दिन बहुत हाई डोज का दवा ले रहे हैं, किडनी पर इफेक्ट डालेगा तो किडनी को आपको टॉक्सिक कर देगा, जिससे किडनी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ होता है। एक बात समझ लीजिए, जो एक्यूट किडनी फेलुअर होता है ना, यह रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, यह ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर मामला क्रॉनिक में चला गया, लंबे समय से किडनी अगर फेल है तो वह फिर रिवर्स नहीं होता है, वह इरिवर्सिबल होगा, वह ठीक नहीं होगा। फिर कंटिन्यू जो है व्यक्ति को या तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए या फिर जो है उसका कंटिन्यू सप्ताह में 1 बार 2 बार जितना जरूरी पड़े डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आ गया
क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसे CKD बोलते हैं, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी, अब ये जो CKD है क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इस क्रॉनिक किडनी डिजीज को क्रॉनिक रीनल फेल्योर यानी CRF को हम लोग CKD भी बोलते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब होता है लंबे समय से किडनी में बीमारी। अब जाहिर सी बात है भाई, किडनी में लंबे समय से बीमारी होगा तो किडनी फेल होगा ही होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्रॉनिक रीनल फेल्योर जो है बोलते हैं। क्रॉनिक मतलब होता है लंबे अवधि से, ठीक है ना, और एक्यूट मतलब होता है अचानक तीव्र गति से हमला। तो एक्यूट वाला तो समझ गए। अब यहाँ पे क्रॉनिक देखिए, लंबे समय 3 महीने या अधिक तक धीरे धीरे किडनी का कार्य क्षमता कम होना। तो क्रॉनिक रीनल फेल्योर का मतलब होता है कि मान गए कोई भी ऐसा कारण जो किडनी को धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है और यह सिचुएशन पिछले 3 महीना या इससे अधिक से बना हुआ है, तो फिर ये आपको किडनी को लंबे समय तक के लिए डैमेज कर सकता है, फेल कर सकता है, जिसके बाद शायद वो किडनी वापस से ठीक ना हो पाए। समझ गए। तो क्रॉनिक में यही एक समस्या होता है कि ये लंबे अवधि से चले आ रहा होता है। लंबे अवधि के जो है क्या होता है, लंबे समय का जो है एक होता है धीरे धीरे किडनी कार्य क्षमता आपका कम होता है। इसका मुख्य कारण, अब देखिए क्रोनिक रोग है, क्रोनिक किडनी फेल्यूर है। तो क्रोनिक किडनी फेल्यूर है मतलब लंबे समय से चले आ रहा किडनी फेल्यूर है। तो इसमें वे सारे कारण इसका इफेक्ट होगा जो लंबे समय से व्यक्ति को प्रभावित है। जैसे डीएम मतलब डायबिटीज मेलिटस। अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज है तो डायबिटीज 1 दिन 2 दिन का बीमारी नहीं है। डायबिटीज अगर एक बार हो गया तो देखते होइएगा कि मरीज को हमेशा दवाई लेना ही पड़ता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो अगर किडनी प्रभावित है तो एक पहला रीजन आपको किडनी डायबिटीज मेलिटस डीएम भी हो सकता है। बात समझ गए ना। तो ये डायबिटीज मेलिटस लंबे अवधि के बीमारी होता है जो संपूर्ण जीवन भी प्रभावित करता है। तो इसके रीजन से यह आपका किडनी भी प्रभावित होगा, क्रॉनिक रूप से लंबे तौर पर खराब हो सकता है। हाइपरटेंशन, बीपी भी एक ऐसी समस्या है जो लंबे अवधि के लिए, अगर एक बार बीपी का दवाई लेने लगे लोग तो उसे जीवन भर लेना पड़ता है। तो ये भी एक क्रॉनिक रोग है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस दोनों क्रॉनिक रोग है और दोनों क्रॉनिक रोग ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लड की भूमिका कहीं ना कहीं दोनों में है। तो ब्लड भी किडनी से जुड़ा है तो किडनी का भी इफेक्ट डालेगा। तो दोनों क्रॉनिक है तो ये भी क्रॉनिक रूप से लंबे समय से जो है किडनी को आपको डैमेज कर सकता है, लंबे अवधि तक लिए खराब कर सकता है। ठीक है ना। क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वहाँ भी था, ठीक है ना, एक्यूट वाला में भी। तो नेफ्राइटिस का मतलब आइटिस लग गया, लास्ट में आइटिस आ रहा है ना, तो यह इन्फ्लामेशन को बताता है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है चोट से, संक्रमण से, दोनों से हो सकता है प्रभावित। तो जो ग्लोमेरुलो होता है छन्ना, किडनी के अंदर जो छन्नी फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर, यह ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस यानी छन्नी का लंबे समय से प्रभावित होना, समस्या होना, इन्फ्लामेशन होना, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। ठीक है, और यह अगर लंबे अवधि से ग्लोमेरुलर प्रभावित है तो यह भी जो है क्रॉनिक ही किडनी फेल करेगा। पॉलीसिस्टिक किडनी का मतलब होता है कि बहुत सारे आपके किडनी में छोटे छोटे गांठ होना, ट्यूमर होना, या बहुत सारे जो है छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको स्टोन होना। ठीक है ना। पॉलीसिस्टिक किडनी यानी छोटे छोटे आपके बहुत सारे मल्टीपल नंबर में अगर किडनी में स्टोन है तो वह भी किडनी फेल कर सकता है। इसीलिए जब भी स्टोन हो किडनी में तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज करवाना चाहिए। वरना अगर 1-2 है या मल्टीपल नंबर में किडनी स्टोन है और उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, 2-4-5 महीने तक अगर झेल रहे हैं ऐसे ही मल्टीपल नंबर में स्टोन है किडनी में, 2-4 की संख्या में है, और आप जो है उसे ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं 2-4-5 महीनों तक, तो यही 2-4-5 महीनों में आपका किडनी भी डैमेज कर देगा। और यह किडनी चूँकि 2-4 महीनों से आपका किडनी प्रभावित हो रहा है उस स्टोन के कारण, तो आपको यह लंबे अवधि के लिए किडनी खराब कर सकता है या संपूर्ण जीवन के लिए भी खराब कर सकता है। ठीक है। तो इसमें क्रॉनिक रीनल फेल्यूर में इसका कारण भी क्रॉनिक ही होगा, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी। समझ गए। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे मतलब अगर किडनी फेल होता है तो कैसे बॉडी में हमारा यह जो है अपना प्रभाव दिखाता है, देख लीजिए। देखिए पैथोफिजियोलॉजी में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखना होता है। जैसे देखिए किडनी फेल्यूर के ऊपर अगर पैथोफिजियोलॉजी अगर लिखना हो बहुत आसान है। GFR कम हो जाता है जैसे ही आपका किडनी प्रभावित होगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे लिखना ये बनता है कि किडनी का प्रभावित होना। अब किडनी प्रभावित एक्यूट में भी हो सकता है, क्रॉनिक में भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट किडनी प्रभावित और वो किसी भी रीजन से हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जैसे ही किडनी प्रभावित होगा GFR रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, जो एवरेज 125 माना जाता है, और 80 सबसे खराब होता है। 80 से नीचे अगर आ जाए तो और किडनी खराब हो गया। तो जैसे जैसे आपका किडनी धीरे धीरे
डैमेज ज़्यादा होते जाएगा वैसे वैसे GFR रेट कम होते जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, किडनी प्रभावित के बाद दूसरा GFR कम हो जाना। जैसे ही GFR आपका कम होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, यूरिया व क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं बॉडी में, ठीक है। जैसे GFR कमेगा आपके बॉडी में यूरिया क्रिएटिनिन जो कि बेस्ट पदार्थ है बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट में पानी और सोडियम रिटेंशन, जैसे बॉडी में हमारा पानी अधिक रिटेंशन बढ़ने लगेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी में ही बढ़ेगा, तो पानी बढ़ेगा। और सोडियम, यही होता है इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसमें सोडियम यानी पानी और नमक अगर बॉडी में बढ़ने लगे तो यह सूजन पैदा करेगा, ठीक है ना। तो पानी और सोडियम अगर होगा तो बॉडी में सूजन होगा, इसीलिए जिसका किडनी देखिएगा खराब होता है, डैमेज हो जाता है, तो उसके बॉडी में सूजन होने लगता है। वह सूजन इसलिए होता है क्योंकि उसके बॉडी से पानी एक्स्ट्रा निकल नहीं रहा है, और जो सोडियम है उसका मैनेज इलेक्ट्रोलाइट का ठीक ढंग से बैलेंस हो नहीं रहा है, जिसके दोनों के परिणाम स्वरूप बॉडी में, पैर में उसको सूजन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम बढ़ना। अब बॉडी में अभी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब होता है, तो बॉडी में पोटेशियम भी नहीं निकल पाता है, तो हाइपर कैलेमिया हो जाता है, और इससे हृदय संबंधी खतरा रहता है अगर पोटेशियम का स्तर बढ़ता है तो, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस होता है, बॉडी में आपका एसिड बेस का ठीक ढंग से बैलेंस नहीं हो पाता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी, चपाचय भी गड़बड़ा जाता है, और बॉडी अम्लीय की तरफ होने लगता है, बॉडी में अम्लीयता बढ़ने लगता है। ओके, आगे है एनीमिया। एनीमिया यह होता है एरिथ्रोपोएटिन की कमी से, क्योंकि किडनी एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करता है, और यह एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। तो जब किडनी प्रभावित होगा तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज ही नहीं होगा, और जब रिलीज नहीं होगा तो आरबीसी में कमी आएगी, और आरबीसी कमी आएगी मतलब हीमोग्लोबिन भी कमेगा और एनीमिया होगा। तो ये सब प्रोसीजर होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का। अब यहाँ पे किडनी फेल होने का लक्षण भी आप यहाँ से बता देंगे। पैथोफिजियोलॉजी अगर बता दिए ना, तो किडनी फेल होने का सारा लक्षण यहीं पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। GFR कम हो जाना, यूरिया क्रिएटिनिन स्तर बढ़ना, पानी और सोडियम की मात्रा बढ़ना, बॉडी में पोटेशियम बढ़ना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो, असंतुलन होना, एनीमिया होना, समझ गए, शरीर में सूजन होना, हृदय से संबंधित बीमारी होना, ये सारा लक्षण भी आप पढ़ लिए, समझ गए अगर पैथोफिजियोलॉजी समझ गए तो। देखिए यहाँ पे लक्षण और चिन्ह है ना, तो देखिए लक्षण और चिन्ह दो तरीका से होता है। अगर आपको दो तरीका, एक होता है सामान्य और एक होता है जटिल। तो सामान्य में क्या होगा, अगर किडनी प्रभावित होगा तो सामान्य में यही होगा कि पेशाब कम आएगा, जिसे ओलिगुरिया बोलते हैं मेडिकल में। सूजन, पैर और चेहरे में सूजन होगा, थकान महसूस होगा, मतली उल्टी होगा, सांस फूलेगा, ये सब सामान्य लक्षण है, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, और सब लक्षण एक दूसरे से रिलेटेड होता है। उसके बाद गंभीर लक्षण में क्या होगा, बीपी हाई होगा, भ्रम के कंडीशन बनेगा, सीने में दर्द होगा, हृदय की गति अनियमित होगी, ठीक है, गंभीर सूजन होगा, और बॉडी से वेस्ट पदार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी में पॉइजनिंग होने लगेगा ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बॉडी में बढ़ने से। तो ये सब गंभीर लक्षण है। बाकी सारे लक्षण गंभीर हो या समान हो, आप दोनों को एक जगह लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब इसमें कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा, तो देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन जो होता है, चूँकि किडनी है तो आप ब्लड भी चेक कर सकते हैं। ब्लड में एक टेस्ट होता है आपका KFT, ठीक है ना, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन, ठीक है, और आपका एक पता चलता है, यूरिया क्रिएटिनिन पता चलता है कि आपका कितना क्रिएटिनिन लेवल है। 0 जो है देख लीजिए 3 से लेकर 0.3 से लेकर 1 पॉइंट तक जो है होता है नॉर्मल, इतना तक 1.2 तक नॉर्मल होता है, ठीक है। तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है चेक होता है, ब्लड यूरिया जिसे KFT हम बोलते हैं। CBC टेस्ट होगा, अगर इन्फेक्शन वगैरह के कारण अगर ये हो रहा है तो CBC कर सकते हैं, ब्लड का टेस्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट से पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बढ़ा है घटा है, ठीक है ना। यूरिन का एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हैं कि कोई यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से समस्या है। अल्ट्रासाउंड QB किडनी यूरेटर ब्लेडर का अल्ट्रासाउंड होगा, जिससे अगर मान गए यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन है, मूत्र में रुकावट है, तो पता चलेगा अल्ट्रासाउंड से। GFR टेस्ट होता है, जिसे पता चलेगा कि GFR कितना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, सही है या गड़बड़ है। अगर गड़बड़ होगा, लो होगा, तो किडनी इफेक्टेड होगा। तो ये सब टेस्ट से पता चलता है। ओके, अब लास्ट में एक ही चीज़ आता है, उपचार, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कहने का मतलब होता है, देखिए उपचार में दो तरीके अपनाते हैं, पहला मेडिकल और दूसरा सर्जिकल। तो अगर सर्जिकल यहाँ प्रोसेस हो पाएगा, संभव है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं संभव है तो दवाई ही लिखेंगे। दवाई तो सब में चलता है, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट तो किसी भी बीमारी में दवाई ही, मेडिसिन ही होता है। तो मेडिसिन तो हर एक बीमारी में चलेगा, चाहे वो सपोर्टिव मेडिसिन हो या फिर उसके डायरेक्ट ट्रीटमेंट थेरेप्यूटिक मेडिसिन हो। जैसे यहाँ पे
उपचार में हम औषधि देते हैं, दवा देते हैं। पहला दवा कौन देते हैं, तो पहला डायूरेटिक्स दवा देते हैं, जैसे फुरसामाइड, टॉर्सामाइड, ठीक है ना, डाइटर, ये सब दवा आता है जो पानी बॉडी से रिलीज करता है। जो बॉडी में ज़्यादा पानी है इकट्ठा किडनी खराब होने के कारण, उसको निकालता है बाहर, ठीक है ना। तो डायूरेटिक्स दवा वो देते हैं जिससे ज़्यादा यूरिन आउटपुट बाहर आए। ओके। एंटी हाइपरटेंसिव, बॉडी के जो प्रेशर है रिलीज करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव दवाई देते हैं, रक्तचाप को कम करने के लिए। कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं क्योंकि किडनी प्रभावित होने पर कैल्शियम लो होने लगता है। एरिथ्रोपोएटिन जो होता है वो दे सकते हैं मरीज को। तो ये सब कुछ दवाइयाँ हैं। अगर सूजन हो जाए तो उसके लिए भी दवाइयाँ चलता है, ठीक है ना। दूसरा उपचार इसका होता है यहाँ पे डायलिसिस। पहला तो भाई सपोर्टिव में अगर मरीज को उल्टी वगैरह हो रहा है तो उसका भी दवाई चलेगा, ठीक है ना। मरीज को जो भी समस्या है वो सपोर्टिव दवा हम लोग मेडिसिन उपचार करते हैं, चिकित्सीय उपचार, ठीक है, जिसमें सूजन का चले, एंटी हाइपरटेंसिव चले, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट मैनेज के लिए चले, जो भी चले वो मेडिसिन के संबंधित चलेगा। लेकिन दूसरा उपचार इसका है वो होता है डायलिसिस। अगर किडनी खराब हो जाए, फेल हो जाए तो उस कंडीशन में डायलिसिस इमीडिएट जरूरी पड़ता है। तो इसमें एक हेमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। डायलिसिस पढ़ा चुके हैं। हेमोडायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है और पेरिटोनियल डायलिसिस पेट की झिल्ली द्वारा शोधन किया जाता है, जिसमें पेट में इरिगेशन करके द्रव डाल के और वहाँ पे जो है उसे क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो 2 तरीके से डायलिसिस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान गए फिर भी अगर नहीं उपचार संभव हो पाया, किडनी बार बार और डैमेज होते जा रहा है, सप्ताह में 3-4 डायलिसिस कराना पड़ रहा है, तो काफ़ी महंगा प्रोसीजर होगा। अगर 3-4 डायलिसिस होगा तो परेशानी होगा तो उससे बढ़िया लोग सोचते हैं कि किडनी का ट्रांसप्लांट करवा दें। तो अगर जो कैपेबल है, जो पैसे वाला है, वो किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेता है, अपना नई किडनी लगवा लेता है, किसी से डोनर से ले लेता है अपने रिलेशन में। तो जब किडनी पूरी तरह काम करना बंद कर दे तब प्रत्यारोपण किया जाता है, समझ गए। धीरे धीरे किडनी बिल्कुल बैठ जाए, काम न करे, तो किडनी क्या किया जाता है, तब प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया जाता है। विश्व स्तर पर सफल प्रत्यारोपण की शुरुआत जोसेफ मूरे द्वारा की गई थी। तो किडनी ट्रांसप्लांट में होता यह है कि ऐसा नहीं है कि सबसे किडनी लेकर और ट्रांसप्लांट किसी में कर दिया जाता है, नहीं। यह किडनी ट्रांसप्लांट अपने ही घर में आसपास में लेकर किया जाता है, मैच हो जाता है उससे। क्योंकि आपको पता होगा बहुत बड़ा एक केस हुआ जिसमें मैं बता दूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू यादव और उनके बेटी ने उनको अपना एक किडनी दी। लोग एक किडनी पर भी जिंदा रहते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे 2 किडनी होता है, एक किडनी पर भी लोग जिंदा रहता है। तो इसीलिए उनकी बेटी, चूँकि उनका ज़िंदगी उनकी बेटी का भी बहुत बाकी है, फिर भी वो अपनी एक किडनी अपने फादर को दी। अब एक बार जब किडनी को किसी को ट्रांसप्लांट हो जाए या जो डोनेट कर दे, दवाई हमेशा ज़िंदगी भर लेना पड़ता है, सप्लीमेंट लेना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई, समझ गए। क्योंकि उसको इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है वैसे मरीजों को जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ रहता है। तो उस अकॉर्डिंग हमेशा दवाई उसको लेना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई, ताकि उसको इम्यून सिस्टम ठीक ढंग से काम करता रहे। बस समझ गए। तो किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल किडनी ना काम कर रहा होता है और बार बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर जो कैपेबल होता है ट्रांसप्लांट करता है, चूँकि एक महंगा प्रोसीजर होता है। दूसरी चीज़ें सब डोनेट भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए यह बहुत ही महंगा होता है, लेकिन ट्रीटमेंट में ये एक ऑप्शन होता है। दूसरी चीज़ें, विश्व स्तर पर सफल ट्रांसप्लांट की शुरुआत जोसेफ मूरे द्वारा की गई थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध पूछता है। तो नर्सिंग प्रबंध एक किडनी फेलुअर व्यक्ति के लिए आपको कारण पता है, लक्षण पता है, ट्रीटमेंट पता है, तो आपको जो है अब इसका नर्सिंग प्रबंध खुद से लिखना चाहिए, मैं यही कहूँगा। जैसे यहाँ पे पहला है आकलन। तो आप आकलन कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि मरीज को क्या समस्या हो रहा है, किडनी फेल क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन इंडिकेट हो रहा है। तो आकलन में इनटेक आउटपुट चार्ट बनाएंगे जिससे पता चलेगा। बीपी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, वजन की दैनिक जांच करेंगे, सूजन की जांच करेंगे। तो इन सब चीज़ों से जांच करके आपको पता चलेगा कि हाँ किडनी डैमेज है या फिर नॉर्मल है। दूसरा है डायग्नोसिस करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, ठीक है ना, इसका हम लोग निदान करेंगे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इसका निदान करेंगे। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसका निदान करेंगे। एक्टिविटी इंटॉलरेंस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम इन सारे चीज़ों को डायग्नोसिस बनाएंगे कि जो फ्लूइड का आयतन है वो ज़्यादा है तो उसको कैसे कम करें। न्यूट्रिशनल असंतुलन है, पोषण असंतुलन है, इसका निदान करेंगे। इन्फेक्शन का खतरा रहता है तो इसका हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम डायग्नोसिस में अपना लेते हैं, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद नर्सिंग हस्तक्षेप क्या क्या किया जाता है नर्स के द्वारा। तो नर्सिंग हस्तक्षेप में तरल पदार्थ सीमित करते हैं ऐसे मरीज में जिसका अगर सूजन बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, किडनी खराब है, तो तरल पदार्थ कम कर देते हैं, ठीक है। कम नमक और कम प्रोटीन वाला आहार देते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम युक्त भोजन से परहेज करते हैं क्योंकि ऐसे मरीज में ऑलरेडी पोटेशियम बढ़ा हुआ होता है। दवाओं का नियमित सेवन करने के लिए बोलते हैं। डायलिसिस के दौरान एवी फिस्टुला की देखभाल करते हैं क्योंकि बार बार अगर डायलिसिस सप्ताह में 2 बार 3 बार हो रहा है तो फिर एवी फिस्टुला लगा ही रहता है, तो उसका
देखभाल करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में मरीज के परिवार वालों को सांत्वना देना, मानसिक सपोर्ट करना, ठीक है, उनको स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये सब नर्सिंग का ही काम होता है। देखिए यहाँ पे आ गया स्वास्थ्य शिक्षा में, तो स्वास्थ्य शिक्षा में नियमित बीपी और शुगर की जांच कराने का जो है टिप्स देंगे, दवाएं समय पर लेना है इसका टिप्स देंगे, संक्रमण से बचाव करना है इसका टिप्स देंगे, फॉलोअप बनाए रखे, निरंतर आकर दिखाते रहे डॉक्टर के अकॉर्डिंग, इन सब का टिप्स देंगे एज ए नर्स। तो ये सारे चीज़ को एज ए नर्स आप डायरेक्ट 20 पॉइंट भी लिख दीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बहुत ही आजकल लोगों में चर्चा का विषय रहता है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस जो है यह हेपेटाइटिस से बना है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस, ठीक है ना। हेपेटोलॉजी जो आप लोग पढ़ते हैं जिसमें लिवर से संबंधित चीज़ें हैं, तो हेपेटाइटिस, आइटिस जो लगा है ना आइटिस, यह आइटिस इन्फ्लामेशन को बताता है। ये आइटिस जो है किसको बताता है, इन्फ्लामेशन को, ये आइटिस। और इधर हेपेटो मतलब लीवर, तो लीवर के इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। हेपेटाइटिस यकृत लीवर की सूजन यानी इन्फ्लामेशन है जो मुख्यतः वायरल संक्रमण के कारण होती है, यानी वायरस के कारण होती है, लेकिन यह शराब, दवाओं और ऑटोइम्यून कारणों से भी हो सकता है। देखिए हेपेटाइटिस जो है यह इन्फ्लामेशन है, एक पर्दा है, एक सूजन है लीवर का, ठीक है, जो जिसे हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। यह मुख्यतः वायरल संक्रमण के कारण यानी वायरस के कारण होता है, लेकिन यह शराब पीने, दवा और ऑटोइम्यून कारणों से भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि लीवर का इन्फ्लामेशन तो मुख्य संक्रमण के कारण होता है, वायरस के कारण, लेकिन कभी कभी मामला में बहुत ज़्यादा एल्कोहल, शराब, कुछ ऐसे दवा है जिसका लगातार यूज और ऑटोइम्यून रोग इसका कारण हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूँ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो हेपेटाइटिस के क्लासिफिकेशन में मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, टोटल 5, ए से लेकर ई तक 5 प्रकार के होते हैं। जैसे HAV मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस और HDV यानी हेपेटाइटिस डी वायरस, HEV मतलब हेपेटाइटिस ई वायरस। तो ये 5 प्रकार के वायरस होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, और इसी 5 प्रकार के वायरस के कारण हेपेटाइटिस होता है। आगे है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कारण तो लगभग बता ही दिए। वायरल इन्फेक्शन मुख्य कारण होता है जिसमें 5 में से जो भी आपका होगा वायरस, उस वायरस के कारण वो हेपेटाइटिस होगा। हेपेटाइटिस बी है, सी है, क्या है वो पता चलता है चेक करने से। एल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करना जिससे आपका लीवर डैमेज होता है और हेपेटाइटिस पकड़ता है, तो एल्कोहल भी, शराब का सेवन भी कारण बनता है। कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जैसे बहुत सारे दर्द की दवाइयाँ, एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल का ओवरडोज होना, ठीक है ना, खासकर जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है दर्द की दवाइयाँ, तो ये दर्द की दवाइयाँ जो है व्यक्ति को ओवरडोज जब होता है तो सीधा लीवर और किडनी पर इफेक्ट करता है। तो लीवर पर इफेक्ट करता है तो आपका लीवर कमज़ोर होगा, डैमेज होगा और लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। आप समझ गए। कुछ ऐसे रीजन होते हैं जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब वैसा डिसऑर्डर जिसमें आपका ही बॉडी आप ही के ऑर्गेन के ऊपर हमला करने लगता है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। तो उस रीजन से भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है और आपका बॉडी ही आपको लीवर को नुकसान कर सकता है। टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ जमा होते हैं जो आपके बॉडी के लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कुछ टॉक्सिन्स पदार्थ भी जो है लीवर डैमेज करता है। तो ये सब कारण है, याद रखिए। आगे यहाँ पे है फैलने का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये जो हेपेटाइटिस है अलग अलग, यह कौन सा हेपेटाइटिस किससे फैलता है देख लीजिए। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई है तो यह दूषित पानी और भोजन से ज़्यादा फैलता है, आप समझ गए ना। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये दोनों जो है ज़्यादातर दूषित पानी लेने से, दूषित भोजन लेने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो है यह खून से, यौन क्रिया से, माँ से बच्चों में, यानी यह जो है फिजिकल एक्टिविटी या फिर ब्लड या मांस से बच्चों में ज़्यादा फैलता है। हेपेटाइटिस सी जो है संक्रमित सुई से या सुई किसी को दे दिए और उसमें जो है हेपेटाइटिस था और उसका सुई किसी नॉर्मल को दे दिए तो उससे भी हो जाता है, तो हेपेटाइटिस सी हुआ। हेपेटाइटिस डी होता है जो हेपेटाइटिस बी के साथ में ही क्रिएट होता है, तो हेपेटाइटिस बी है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस प्रकार से फैलने का तरीका है जो मैं बता दिया आपको। आगे है रोग जनन यानी पैथोफिजियोलॉजी। रोग का जनन कैसे होता है, रोग जनन यानी पैथोफिजियोलॉजी। वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कोई भी बीमारी जब होता है बैक्टीरिया के कारण होगा तो पहले बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, वायरस के कारण है तो वायरस प्रवेश करेगा। तो पहला पॉइंट, वायरस शरीर में प्रवेश करता है
पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, रक्त के माध्यम से यकृत तक पहुंचता है। अब ये वायरस, क्योंकि वायरस जो है क्या होता है, वातावरण में निर्जीव रूप में होता है, लेकिन जैसे हमारे बॉडी में पहुंचता है वायरस तो वह जो है सजीव के रूप में रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, तो जैसे वह बॉडी में प्रवेश करता है वायरस, वह रक्त के माध्यम से यकृत तक पहुंच जाता है। दूसरा पॉइंट, यकृत कोशिकाओं हेपेटोसाइट को नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे लीवर में गया तो लीवर पर अपना काम शुरू कर देता है कि लीवर को नुकसान करना। अब जैसे लीवर को नुकसान करना शुरू कर देता है तो सूजन और नेक्रोसिस होता है। अब वहाँ पे क्या होता है, सूजन शुरू हो जाता है, वहाँ का जो टिश्यू है वह क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है। ओके, आगे है बिलिरुबिन बढ़ता है। जो लेवल होता है बिलिरुबिन का, जो कंट्रोल लीवर करता है, तो चूँकि लीवर अब नुकसान पहुंच रहा है, लीवर को सूजन हो रहा है, तो धीरे धीरे बिलिरुबिन बढ़ने लगता है और जॉन्डिस, जो भी हेपेटाइटिस वाले व्यक्ति होते हैं उसमें जॉन्डिस का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है और जॉन्डिस दिखने भी लगता है। ठीक है, अब कोई भी पैथोफिजियोलॉजी, रोग कारण ये सब समझ गए, तो अब आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो हेपेटाइटिस के लिए क्या ही लक्षण हो सकता है आप खुद समझिए। देखिए, प्रारंभिक अवस्था जो होता है और एक होता है मुख्य लक्षण का अवस्था, मुख्य अवस्था होता है और एक प्रारंभिक अवस्था होता है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यह लक्षण दिखाता नहीं है। नॉर्मल बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, उल्टी मिचली होना, सिर दर्द होना, ये सब जो है प्रारंभिक अवस्था में आपको दिखता है। अगर हेपेटाइटिस होता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यह अपना लक्षण नहीं दिखाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है अचानक से 2 से 4 दिनों में पता नहीं चलता है, या महीना 2 महीना ले लेता है। तो यह बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, उल्टी होना, मिचली होना, सिर दर्द होना, इन सब के साथ, इन लक्षण के साथ शुरू होता है, क्योंकि यह प्रारंभिक लक्षण होता है। तो यहाँ पे अलग अलग थोड़ा सा लक्षण शुरू होता है। अब मुख्य या फिर गंभीर अवस्था में जाता है तो मरीज का पीलिया, यानी त्वचा और आंख दोनों पीला पीला व्यक्ति को पड़ जाता है। गहरे रंग का यूरिन जो है, डार्क येलो कलर का यूरिन होने लगता है। उसके बाद हल्का हल्का जो मल होता है हल्का होता है, थोड़ा थोड़ा, और काफ़ी हार्ड सूखा रहेगा। दाहिने पेट के साइड, अब लीवर चूँकि राइट साइड में ही है तो राइट साइड में जो है दर्द शुरू हो जाता है। भोजन जो है व्यक्ति को नहीं पच पाता है, समझ गए, और पेट भरा भरा सा महसूस होता है। तो ये सब गंभीर मुख्य लक्षण की ओर इशारा करता है। तो इस प्रकार से एक जो है मुख्य लक्षण गंभीर अवस्था वाला जो है दूसरा में होता है। ठीक है, पहला भाई स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में ये सब थोड़ी ना हो जाता है। धीरे धीरे वह जो है बुखार लगना, भूख न लगना, जी मचलना, सिर दर्द होना, इन सब के साथ जो है आपका हेपेटाइटिस शुरू होता है। लेकिन धीरे धीरे वह गहराता है तो फिर गहरे फेज में जाता है, मुख्य फेज में। तो जॉन्डिस, पेशाब डार्क येलो होना, हल्का मल होना, दाहिने पेट में दर्द होना, भारी लगना पेट, ठीक है, भूख नहीं लगना, ये सब शुरू हो जाता है। अब इसका मुख्य पॉइंट आता है कि भाई अगर मान गया किसी को अगर लगे लक्षण तो कौन कौन से जांच करवा सकता है। तो पहले एलएफटी का जांच होता है, ठीक है ना। एलएफटी का जांच में 2 एंजाइम होता है, एसजीओटी और एसजीपीटी, इन दोनों का चेक होता है और इन दोनों के चेक में आपको एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो एसजीओटी और एसजीओटी 35 से लेकर 50 से ज़्यादा अगर हो जाता है, ऐसे तो इसका लेवल 15 से लेकर 35 के ही आसपास होता है, लेकिन फिर भी अगर 50 के आसपास है तो ठीक है। इससे ज़्यादा धीरे धीरे जहाँ बढ़ने लगता है तो यह जो है आपको इंडिकेट करता है कि लीवर का जो है बढ़ रहा है एक्टिविटी। ठीक है, तो एलएफटी टेस्ट होता है। सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट होता है जो एलएफटी में ही हो जाता है, बिलिरुबिन लेवल भी पता चल जाएगा। और वायरल मार्कर, सबसे इंपॉर्टेंट वायरल मार्कर होता है जिसमें HbHg हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि HbHg पॉजिटिव है या निगेटिव है। फिर एंटी-HgV टेस्ट होता है, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस का टेस्ट होता है। एंटी-HCV टेस्ट होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण टेस्ट होता है वायरल मार्कर में, जिससे पता चलता है कि हेपेटाइटिस है या नहीं है। फिर पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, लीवर का बायोप्सी हो सकता है, सीवियर केस अगर हो तो फिर लीवर का बायोप्सी, यानी लीवर के थोड़ा सा मांस निकाल कर उसे जो है लैब में भेजा जाता है टेस्ट के लिए। तो ये कुल मिला के ये सब जाँच है, एलएफटी, सीरम बिलिरुबिन, वायरल मार्कर, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी, ये सब हो सकता है। ओके, हिस्ट्री टेकिंग सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, सीबीसी ब्लड जांच, ये सभी लिखेंगे ताकि पता चले मरीज में कितना ब्लड है, कितना हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बातें आती है कि भाई ट्रीटमेंट क्या है। अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाए तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, कोई भी संक्रामक बीमारी होता है तो उसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, खासकर वैसा बीमारी जो लंबे समय के हो। तो हेपेटाइटिस भी लंबे समय का बीमारी है, एड्स भी लंबे समय का बीमारी होता है, बात समझ लीजिए। तो ये सब बीमारी लंबे समय का है, तो इसमें आपको ट्रीटमेंट के साथ में रोकथाम, बचाव उपाय
पोषण आहार, ये सब काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे जब हम लिखने चलेंगे प्रबंध। तो प्रबंध में उपचार में देख लीजिए, पहला है समान उपचार, जनरल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग बेड रेस्ट देते हैं मरीज को, अधिक तरल पदार्थ पिलाते हैं, अधिक लिक्विड देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं ताकि मरीज का जो है बॉडी आगे कंट्रोल कर सके। तो ये सब समान उपचार। लेकिन आगे जब हम चलते हैं औषधीय उपचार में, जब हम लोग मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेडिसिन के ट्रीटमेंट में हेपेटाइटिस ए और ई के लिए जो भोजन और पानी से फैलता है, इसके लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी जो लक्षण है उसका ट्रीटमेंट होता है। इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए और ई का कोई जो है कंप्लीट उपचार नहीं है। इसमें अगर मान गए मरीज का पेट खराब है तो उसका दवाई दिया जा सकता है, पेट दर्द हो रहा है तो उसका दवाई दिया जा सकता है, पेट में सूजन है तो लीवर में सूजन है तो उसको कम करने के लिए दवाई दिया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कुल मिला के किसी भी तरीक़ा से फंक्शन क्रिएट करने के लिए लक्षण के हिसाब से दवाई चलता है हेपेटाइटिस ए और ई के मामला में। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी हो, जो कि आपको पढ़ा चुका हूँ, ब्लड से, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन से, इन सब से फैलता है, तो इसके लिए टेनोफोवीर और इंटेकावीर, समझ गए ना, टेनोवीर और इंटेकावीर, ये दो ऐसे दवाई हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, जिस दवाई के लास्ट में अगर वीर लगा है, समझिएगा वह एंटीवायरल ड्रग है। तो ये सब एंटीवायरल ड्रग है, टेनोवीर, इंटेकवीर या हेपेटाइटिस बी के लिए यूज होने वाला है। ओके, हेपेटाइटिस सी के लिए सोफोवीर आता है और लेडिपावीर आता है। तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी के लिए टेनोवीर, इंटेकवीर, हेपेटाइटिस सी के लिए सोफोवीर, लेडिवीर याद आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। तो लेडिपासवीर और सोफोसवीर, ये दो दवाइयाँ हेपेटाइटिस सी के लिए, कहीं भी लिख लीजिए, अच्छा है, ठीक है। इसके रिप्लेसमेंट में और भी मेडिसिन हो सकता है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपको ये लिखा हूँ। जो दोनों एंटीवायरल ड्रग हैं, समझ लीजिए, दोनों एंटीवायरल है, जो क्या करता है, वायरस को रोकथाम करता है। अब रही बात मैनेजमेंट का, तो देखिए चूँकि लीवर डैमेज है, लीवर का समस्या है, तो इसमें डाइट का बहुत ख्याल रखा जाता है, आहार का। जैसे मरीज को हाई कार्बोहाइड्रेट आहार दिया जाता है, लो फैट वाला डाइट दिया जाता है, क्योंकि वसा के पाचन के लिए जो चाहिए, साल्ट चाहिए, वो तो लीवर प्रोड्यूस करेगा नहीं, लीवर डैमेज है तो फैट वाला कम भोजन दे, प्रोटीन मध्यम रखेंगे, एल्कोहल पूर्णतः वर्जित कर दे, तला भुला भोजन ना दे, बाहरी फास्ट फूड ये सब तो बिल्कुल नहीं दे। तो इन सब डाइट का ध्यान रखें, हरा साग सब्जी ज़्यादा दें, ठीक है ना, दले प्रोटीन वाला सामान जिसमें मीडियम प्रोटीन हो सके वो दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रोकथाम की बात करें तो रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस ए और ई के लिए स्वच्छ पानी, हाथ धोना, स्वच्छ भोजन, ठीक है, ये सब ज़रूरी है। चूँकि यह भोजन और पानी से ही होता है, तो हेपेटाइटिस ए और ई के लिए वो ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन कराएं, सेफ सेक्सुअल रिलेशन बनाएं, स्टेरलाइज नीडल का प्रयोग करें। तो हेपेटाइटिस बी जिससे होता है उसके लिए हम ध्यान देंगे। और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड ब्लड से बचाव करेंगे कि जो अगर मान गए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है हेपेटाइटिस का, तो उसके ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो ध्यान से लेंगे, उसका नीडल जो इंजरी होता है उसका ध्यान रखेंगे। तो इन सब चीज़ों से इन्फेक्टेड ब्लड से बचेंगे। तो ये आपका जो है रोकथाम का उपाय होता है। रोकथाम के उपाय में आप जो भी लिखे आपके ऊपर डिपेंड करता है। नर्सिंग प्रबंध की मैं बात करूं तो हर एक चीज़ के बाद नर्सिंग प्रबंध लास्ट में होता है, जो नर्स के द्वारा किया गया मैनेजमेंट और कार्य को दिखाता है। तो एज ए नर्स आप एक हेपेटाइटिस वाले मरीज को सारा ज्ञान आपका हो चुका है कि हेपेटाइटिस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कि क्या क्या चीज़ का दिक्कत होता है। तो उसको एज ए नर्स आपको यहाँ पे सारे पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा कि आप कैसे किन किन चीज़ों को लड़ेंगे, क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले मरीज को आराम देंगे, वाइटल साइन की निगरानी रखेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, बात समझिए, स्किन केयर, खुजली से बचाव करेंगे, संतुलित आहार देंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्फेक्शन वाला ही तो मरीज है। उसके बाद पेशेंट को एजुकेशन देंगे कि समय पर दवाइयाँ लें, दूसरों को इन्फेक्शन से बचाए, मास्क पहने, ठीक है, और ब्लड डोनेशन, ब्लड इन सब चीज़ों पर पूर्णतः ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ जो है एज ए नर्स आप करेंगे, वैक्सीनेशन सबको करेंगे, सबको स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, ठीक है। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे इसे स्टॉप करते हैं। तो हेपेटाइटिस कोई जो है एक तो समस्या बड़ा है, लेकिन हेपेटाइटिस से आराम से बचे जा सकते हैं। अगर आप लीवर को अच्छे से रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, तो हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? बेसिकली इन्फ्लामेशन है लीवर का, जो लीवर को क्या करता है, इन्फ्लामेट कर देता है, डैमेज करता है, जो लीवर धीरे धीरे फंक्शन में गड़बड़ी होने लगता है। और जब लीवर का फंक्शन गड़बड़ी होगा तो आपको पता ही है कि वह ब्लड में भी भूमिका निभाता है, ठीक है ना, ब्लड में भी बाईपास के रूप में काम करता है। ओके, उसके बाद यह फैट को पचाता है, ठीक है, यह बहुत सारे सिक्रेशन करता है जो हमारे भोजन को पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो लीवर काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेन है, और अगर ये डैमेज होगा, ये प्रभावित होगा, तो आपका पूरा बॉडी प्रभावित होगा, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, वीडियो को अच्छे से देखें, समझें।